प्यारे बच्चों, आपको किसी भी ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का नोट्स या सजेशन चाहिए, उसका नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख कर दो। इस चैनल के माध्यम से आपको बिल्कुल निःशुल्क दिए जाते हैं, बदले में आप सब्सक्राइब कर लेना। मेरे द्वारा जो आपको यहाँ पर ऑनर्स पेपर तथा सब्सिडरी पेपर का नोट्स तथा सजेशन दिया जाता है, उसी से सारे सवाल आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिसका जीता जागता सबूत प्रूफ आप यहाँ पर देख सकते हो। इस तरह के कॉमेंटों की संख्या हजारों में बच्चों ने किया हुआ है। मेरे द्वारा जो आप सभी को सजेशन दिया जाता है सभी ऑनर्स तथा सब्सिडरी पेपर का, वही सवाल आपके एग्जाम में छपते हैं। ठीक है, इस तरह का फीडबैक आप यहाँ पर देख पा रहे हो। यहाँ पर बच्चों ने साफ साफ कहा है कि हे भगवान, सब मैच हुआ है आपके दिए हुए क्वेश्चन से मेरे एग्जाम में। तो प्यारे दोस्तों, आप भी हमारे ऊपर एक बार विश्वास करके देखो और मेरे द्वारा जो क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, सजेशन दिए जा रहे हैं, आप जो है इसे फॉलो करो। और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लेना। आपको किसी भी सब्जेक्ट का चाहिए कमेंट करना। बीए पार्ट 1 बोले तो बीए प्रथम वर्ष या बीए फर्स्ट ईयर वाले बच्चे कृपया ध्यान दें। आज जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स, जी हाँ, बोले तो अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र में सारे प्रश्न हम लोग सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट देखने वाले हैं। आप लोगों को विश्वास ना हो तो पलटाइए क्वेश्चन बैंक और देखिए ये सारे सवाल आपके एग्जाम में कितने बार पूछे जा चुके हैं। सभी बच्चों के पास क्वेश्चन बैंक तो होगा ही, एक बार अवश्य मिला लीजिए। ठीक है, ये प्रश्न आपके एग्जाम में पिछले 10 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। ठीक है, ये प्रश्न इतने ज़्यादा बेहतरीन है कि इससे बेहतर प्रश्न जो है इकोनॉमिक्स में बन ही नहीं सकता। इसलिए एग्जामिनर क्या कर रहे हैं, पिछले 10 वर्षों से इसी प्रश्न को लगातार पूछ रहे हैं। ठीक है, पिछले बार भी पूछे गए थे, उससे पिछले बार भी पूछे गए थे यही प्रश्न, और आगामी एग्जाम में भी पूछे जाएंगे यही प्रश्न। ठीक है, मैं टारगेट विद शिवम 100% गारंटी लेता हूं, इससे बाहर एक भी प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं बनने वाले हैं। ठीक है, तो मैं सभी बच्चों से अनुरोध करता हूं इन सभी प्रश्नों को अपने कॉपी में लिख लो। ठीक है, और कॉपी में लिखने से पहले एक बात और बता दूं, इन सभी प्रश्नों का उत्तर भी काफ़ी आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा। ठीक है, इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा इन सभी प्रश्नों के उत्तर तैयार किए गए। यदि आप एक बार देख लेते हो इन प्रश्नों का उत्तर, तो आप मन की गति से याद कर लोगे और पूरे लाइफ टाइम तक इन प्रश्नों का उत्तर नहीं भूल पाओगे। समझ सकते हो कितने आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं। और मेरे द्वारा जो आप सभी छात्रों को उत्तर दिए जाएंगे, वही सेम टू सेम आप एग्जाम हॉल में लिख देते हो, तो एग्जामिनर भी यानी कि कॉपी जांचने वाले भी इंप्रेस हो जाते हैं और आपको फुल में फुल मार्क्स प्रदान करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, मैं बताऊंगा कैसे आप कुल मिलाकर 1 मिनट में इन सभी प्रश्नों का उत्तर प्राप्त कर पाओगे। सबसे पहले आप इन प्रश्नों को अपनी कॉपी में लिखते चलोगे। ठीक है, और मैं इन प्रश्नों का थोड़ा थोड़ा संक्षिप्त में उत्तर भी बताते रहूंगा, ताकि आप जब उत्तर देखोगे तो आपको लगेगा हाँ, पहले भी मैंने इन प्रश्नों का उत्तर जानने का प्रयास किया हुआ था। तो पहला प्रश्न है आपका, यहाँ पर देख लो, बीएसटी एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताएं। क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं? क्या ये एक दूसरे के पूरक हैं? प्यारे दोस्तों, इस 5 मिनट की वीडियो में आपके पूरे साल की तैयारी को कवर किया जा रहा है। बोले तो 100 नंबर की मैं गारंटी ले रहा हूं, तो समझ सकते हो आप सभी के पास एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। इस अपॉर्चुनिटी को यूं ही जाने नहीं दिया जा सकता। ठीक है, ये प्रश्न जो है लगातार 7 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। बीएसटी एवं समष्टि अर्थशास्त्र में अंतर बताइए। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे बीएसटी है क्या, इसके बाद जानेंगे समष्टि क्या है, इसके बाद हम लोग अंतर स्पष्ट करेंगे। यह उत्तर देने का सबसे सर्वश्रेष्ठ और आसान तरीका। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में व्यक्तिगत इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, किसी व्यक्ति यानी कि किसी पर्सनल इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन हम लोग करते हैं व्यष्टि में। ठीक है, व्यष्टि अर्थशास्त्र में। आप लोगों ने व्यष्टि का मतलब समझा। व्यष्टि का मतलब ये होता है कि मैं किसी पर्सनल इकाई के आर्थिक व्यवहार का अध्ययन करते हैं व्यष्टि के माध्यम से। अब समष्टि की बात कर लेते हैं प्यारे दोस्तों। समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन करते हैं। ठीक है, मान के चलो एक छोटा सा एग्जांपल मैं लेता हूँ। एक रूम है, एक रूम में बहुत सारे व्यक्ति हैं, उसका मैं अध्ययन करना चाहता हूँ, तो उसे हम लोग साफ तौर पे कहेंगे समष्टि। ठीक है, समष्टि अर्थशास्त्र। और मैं पर्सनली आपके व्यवहार का मैं अध्ययन कर रहा हूं, तो उसे करेंगे व्यष्टि। कितना आसान है ना। इसी आसान तरीके से मैं आप सभी को उत्तर भी बताने का काम करूंगा, और वीडियो के अंत में बताऊंगा इन प्रश्नों का उत्तर कैसे आप प्राप्त कर पाओगे, वो भी मात्र 1 मिनट में। आपको लिखने की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी उत्तर, परंतु आप क्वेश्चन को अपने कॉपी में लिखोगे। ठीक है, तो यहाँ पर बात कर ले समष्टि की, तो समष्टि अर्थशास्त्र में संपूर्ण अर्थव्यवस्था के स्तर पर बड़े आर्थिक समूहों का अध्ययन व अंत संबंधों का विश्लेषण किया जाए, जैसे समग्र मांग, समग्र पूर्ति, राष्ट्रीय आय इत्यादि। ठीक है, इसका दूसरा क्वेश्चन आप सभी अपने कॉपी में लिख लोगे। तटस्थता की वक्र विशेषताओं की व्याख्या करें। ये प्रश्न भी जो है पिछले 9 वर्षों से लगातार पूछे जा रहे हैं। तटस्थता की वक्र विशेषताओं की व्याख्या करें। ठीक है, कॉपी में लिख लोगे। तो प्यारे दोस्तों, ये प्रश्न भी काफ़ी लाजवाब है। तटस्थता वक्र की यह विशेषता इस मान्यता पर आधारित है कि उपभोक्ता यदि एक वस्तु की अधिक मात्रा का उपयोग करता है, यदि मान के चलो आप कोई एक वस्तु को अधिक मात्रा पर उपयोग कर रहे हैं, तो वह दूसरी वस्तु की कम मात्रा का उपयोग करेगा। ठीक है, मान के चलो कि आप किसी एक वस्तु को काफ़ी ज़्यादा, आपके पास
पास बाइक है और कार भी है, तो आप जो है कार का ज़्यादा उपयोग कर रहे हो तो 100% बाइक का कम ही उपयोग कर रहे हो, ठीक है। 100% आप बाइक का कम उपयोग कर रहे हो, ठीक है। तभी वस्तुओं को विभिन्न संयोगों से मिलने वाली संतुष्टि समान होगी, ठीक है। संतुष्टि जो है समान होगी। और बात करें वक्र का, तो बाएं से दाएं नीचे की ओर ढलान वाले तटस्थता वक्र को प्रकट कर रहा है। इसके बारे में और भी विस्तार से समझेंगे। नेक्स्ट प्रश्न आप यहाँ पर देखिए, मांग की लोच की परिभाषा देता था, इसे मापने की विधिया को व्याख्या करें। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और आपके एग्जाम में तो पूछे ही जा रहे हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे। मांग की लोच की परिभाषा देता था, इसे मापने की विधिया को व्याख्या करें। तो प्यारे दोस्तों, आप अपने कॉपी में लिखते चलो। मांग की कीमत, जी हाँ दोस्तों, मांग की कीमत लोच की परिभाषा वस्तु की मांग में प्रतिशत परिवर्तन तथा वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन का अनुपात ही लोच कहलाता है। अब आप लोगों के मन में ये वर्ड आ रहा होगा, लोच आखिर है क्या? लोच क्या है, एक बार फिर से मैं बता दूं। वस्तु की मांग में प्रतिशत, वस्तु की यानी कि कोई वस्तु की मांग की जा रही है मार्केट में, ठीक है, उसके प्रतिशत में अचानक परिवर्तन हो गया। जैसे पहले मंगाया जा रहा था 10% कोई वस्तु, अब जो है 20% बढ़ के हो गया, यानी कि परिवर्तन हुआ। और वस्तु की कीमत में प्रतिशत परिवर्तन, ठीक है। मान के चलो कि एक बार फिर से मैं यहाँ पर बता दूँ, आप एक दिन में पहले 5 टॉफ़ी खाते थे, ठीक है, 5 टॉफ़ी खाते थे। अब एक दिन में 10 टॉफ़ी खा ले रहे हो, तो 5 टॉफ़ी पहले 5 रुपये में खाते थे आप, अब 10 टॉफ़ी खा रहे हो तो 10 रुपये में खा रहे हो। तो यहाँ पे जब आप वस्तु ज़्यादा खा रहे हो तो यहाँ पे रुपए भी बढ़ रहा है, तो इसी को हम लोग लोच कहते हैं, ठीक है। इसी को अपने भाषा में लोच कहते हैं। वस्तु पर किया गया व्यय यानी कि खर्च वस्तु की क्रय की गई मात्रा तथा प्रति इकाई प्रति कीमत के गुणनफल के बराबर होती है। वस्तु की मांग व कीमत में विपरीत संबंध होता है, ठीक है। आप 5 के जगह 10 मंगा रहे हो और 5 रुपये की जगह आपको 10 रुपये खर्च पड़ रहे हैं, तो ये दो कीमत और मांग जो है, वस्तु की मांग, ये दोनों जो है एक दूसरे का उल्टा होता है, ओके। इसके बाद प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 आपने देखा। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, आगम वक्र क्या है? आगम वक्र क्या है? औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र का विश्लेषण का परीक्षण करें, ठीक है। ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप सभी अपने कॉपी में लिखते चलोगे, पार्ट 1 वाले बच्चे, ओके। और वीडियो के अंत में बताऊंगा इन सभी प्रश्नों का उत्तर कैसे प्राप्त करोगे। आगम वक्र क्या है? औसत आगम वक्र तथा सीमांत आगम वक्र की व्याख्या करें, परीक्षण करें, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पर हम स्पष्ट बात करें तो जब कुल आगम अधिकतम होती है तो सीमांत आगम शून्य हो जाता है। आगम जब अधिक होगी तो सीमांत आगम शून्य हो जाएगा। ये जो सीमांत आगम है ये शून्य होगा यदि औसत आगम या आगम ज़्यादा होगी तो। कुल आगम वह आगम है जो वस्तुओं के विक्रय से किसी फर्म को प्राप्त होती है। प्रति इकाई वस्तु के मूल्य में कुल में बेची गई इकाइयों का गुना कर दे तो प्राप्त राशि आगम कही जाएगी। कुल आगम वस्तु की बेची गई कुल मात्रा x वस्तु की कीमत है। तो आपको समझ में नहीं आता होगा, बाउंस कर रहा होगा, परंतु घबराने की बात नहीं है। हमारे प्रोफेसर महोदय के द्वारा, मेरे द्वारा जो बताए जा रहे हैं यहाँ पर संक्षिप्त में कुछ उत्तर, उससे भी आसान शब्दों में तैयार किए गए हैं, ठीक है, समझ सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 5 आप लिख लोगे यहाँ पे, सम उत्पाद की वक्र यानी कि सम उत्पाद वक्र की परिभाषा दे एवं इसकी विशेषताओं का परीक्षण करे या विशेषताओं को बतावे। सम उत्पाद क्या है? सम उत्पाद वक्र क्या है? इसकी परिभाषा दे, इसकी विशेषताओं को बतावे। उम्मीद करता हूँ आप सब लिखते जा। सम उत्पाद से तात्पर्य यह है, यदि कुल उत्पादन की समान मात्रा पैदा करने के लिए दो साधनों के विभिन्न संयोगों को एक वक्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए तो ऐसी वक्र को सम उत्पाद वक्र कहा जाएगा। सम उत्पाद वक्र किसे कहा जाएगा? यदि कुल उत्पादन, मान के चलो कि आप एक महीने में 2 केजी टमाटर का उत्पादन कर रहे हो, ठीक है। उत्पादन की समान मात्रा पैदा करने के लिए दो साधनों के विभिन्न संयोगों को एक वक्र, यानी कि यहाँ पर प्यारे दोस्तों समझने वाली बात है, एक वक्र के रूप में प्रस्तुत किया जाए, ऐसी वक्र समुत्पाद वक्र कहा जाएगा। सम उत्पाद वह वक्र है जो उत्पादन साधनों के विभिन्न संभवों संयोगों को प्रकट करती है जिनसे समान मात्रा में उत्पादन होता है। ये 2 केजी टमाटर जो मैंने आपको यहाँ पर उदाहरण के स्वरूप में बताया, इसके बारे में डिटेल से मैं समझाऊंगा इन बातों को, ताकि आपको सम उत्पाद वक्र की परिभाषा समझने में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े, इनका परिभाषा आपको रटने की आवश्यकताएं ना पड़े,
क्योंकि समझ ही सकते हो पार्ट 1 में आपको कितना लिखना पड़ता है, वो भी आर्ट्स पेपर में। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? पूर्ण प्रतियोगिता बाजार में मूल्य का निर्णय कैसे होगा? तो प्यारे बच्चों, ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस बार भी पूछे जाएंगे। पूर्ण प्रतियोगिता क्या है? अर्थ एवं परिभाषा इसके बारे में दे दूं मैं। पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है, पूर्ण प्रतियोगिता वह बाजार है जिसमें क्रेता व विक्रेता के बीच वस्तुओं का क्रय विक्रय प्रतियोगिता के आधार पर होता है। क्रेता मतलब आप समझ रहे हो ना, और विक्रेता मतलब आप समझ रहे हो ना, के बीच वस्तुओं का जो क्रय विक्रय मतलब खरीदा और बेचा जाता है, इस प्रतियोगिता के आधार पर होता है। इसे ही हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता कहते हैं। इसके अतिरिक्त व्यक्तिगत रूप से कोई भी फर्म या व्यक्ति वस्तु के मूल्य को प्रभावित नहीं कर सकता। पूर्ण प्रतियोगिता में वस्तुओं का मूल्य प्रत्येक स्थान पर एक समान रहता है। ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता में जो है वस्तुओं का मूल्य, जैसे कि मान के चलो कि आपके मार्केट में किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है और मेरे मार्केट में किसी वस्तु का मूल्य 20 रुपये है, तो ये पूर्ण प्रतियोगिता नहीं हो सकता। मेरे मार्केट में भी किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है और आपके मार्केट में भी किसी वस्तु का मूल्य 10 रुपये है, इसे हम लोग पूर्ण प्रतियोगिता कह सकते हैं। ठीक है, ओके प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 7 आप देख सकते हो, काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ आप लोग अपने कॉपी में लिखते चलोगे। रिकॉर्डो के लगान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। रिकॉर्डो का जो लगान सिद्धांत था, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है प्यारे दोस्तों। तो रिकॉर्डो का लगान सिद्धांत के बारे में थोड़ा जान लेते हैं। उनके अनुसार भूमि पर खेती करने के लिए जितना श्रम लगाया जाता है, यानी कि रिकॉर्डो के अनुसार, तो प्यारे दोस्तों इस प्रश्न को थोड़ा समझिए कि कोई किसान भूमि पर खेती करता है, तो खेती करने में जो उनको बल लगता है, समय लगता है, ऊर्जा लगता है, ठीक है, प्रकृति के सहयोग के फलस्वरूप उत्पादन उससे कई गुना अधिक होता है। मान के चलो कि ये खेत है और ये एक खेत और है, इसमें एक किसान काफ़ी अपना ऊर्जा खपत करके, काफ़ी श्रम करके खेती करता है, और ये जो खेत है, ये खेत जो है प्रकृति के द्वारा हो रहा है। ठीक है, प्रकृति के द्वारा हो रहा है और ये खेत किसान के द्वारा हो रहा है। ठीक है, दोनों में क्या अंतर है? दोनों में जो है यही अंतर है कि प्राकृतिक खेती में जो है उत्पादन उससे कई गुना अधिक होगी, यानी कि किसान द्वारा खेती की गई और प्रकृति द्वारा खेती की गई, प्रकृति जो खेती कर रहा है वो किसान से कई गुना ज़्यादा करेगी। ठीक है, ये अधिक उत्पादन, शुद्ध उत्पादन, यानी कि प्रकृति द्वारा जो खेती की जा रही है उसकी उत्पादन तो अधिक हो गई, साथ ही साथ शुद्ध उत्पादन भी होती है, यानी कि नेट प्रोडक्ट अथवा लगान कहलाता है। परंतु रिकॉर्डो के अनुसार लगान प्रकृति की कंजूसी का परिणाम है, यानी कि हमारा जो प्रकृति है वो कभी कभी कंजूसी कर बैठते हैं, उसी को हम लोग लगान कह देते हैं रिकॉर्डो के अनुसार। ठीक है, रिकॉर्डो के अनुसार। तो ये प्रश्न भी काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है, आपके एग्जाम में पिछले 11 वर्षों से पूछे जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां आपका, ब्याज के तरलता के अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। ब्याज के तरलता अधिमान सिद्धांत की आलोचनात्मक व्याख्या करें। यह प्रश्न काफ़ी ज़्यादा लाजवाब है और आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं, इस बार भी 100% पूछे जाएंगे, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। ठीक है, तो ये क्वेश्चन देख सकते हो आपसे, ब्याज की तरलता अधिमान सिद्धांत किस प्रकार है, इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। यदि मुद्रापूर्ति स्थिर रहे और तरलता अधिमान में परिवर्तन हो जाए, आपकी जो मुद्रापूर्ति है वो अस्थिर रहे, ना ये पूर्ण रूप से अपने जगह पर रहे, बिल्कुल हिले डुले नहीं, और अधिमान में अचानक परिवर्तन हो जाए, अधिमान में क्या हो जाए, अचानक परिवर्तन हो जाए, तो ब्याज दर में परिवर्तन होगा। तरलता अधिमान अधिक होने पर ब्याज दर अधिक होगी तथा तरलता अधिमान कम होने पर ब्याज दर कम होगी। इसके बाद धन पर ब्याज प्राप्त होता है। तो आपने यहाँ पर समझा, यदि मुद्रा पूर्ति स्थिर रहे तथा तरलता अधिमान में परिवर्तन हो जाए तो ब्याज दर में भी परिवर्तन होगा। ये बात को आप लोग समझ सकते हो। क्वेश्चन नंबर 9 है आपका, शुम्पीटर के लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत की व्याख्या करें। शुम्पीटर के लाभ के नव परिवर्तन सिद्धांत की व्याख्या कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 आपने लिख चुका होगा। ठीक है, यदि नहीं लिखा तो कोई बात नहीं, आप इसे फिर से लिख लेना। और क्वेश्चन नंबर यहाँ पर देख सकते हो प्यारे दोस्तों, हम लोग ऑनर्स पेपर 2 में प्रवेश कर चुके हैं। आप लोगों ने ऑनर्स पेपर 1 का प्रश्न लिखा, अब ऑनर्स पेपर 2 का देख लेते हैं। मुद्रा के परिणाम सिद्धांत, मुद्रा का जो परिणाम सिद्धांत है उसके बारे में कैमरूज स्वरूप की व्याख्या करें। फिशर के सिद्धांत ये किस प्रकार भिन्न है। तो प्यारे दोस्तों, कैम्ब्रिज समीकरण में मुद्रा की मांग का अर्थ नगद शेष की मांग से लगाया जाता है।
नकल कोष की यह मांग कुल वास्तविक राष्ट्रीय आय से संबंधित होती है, किंतु संपूर्ण आय का उपभोग एक साथ नहीं किया जाता, इसलिए नकद शेष की मांग संपूर्ण वास्तविक आय के एक अंश के बराबर होती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर दूसरा आपका, मुद्रा के आय का सिद्धांत का वर्णन करें। मुद्रा का जो आय है उसके सिद्धांत का आपको वर्णन करना है। काफ़ी लाजवाब और बेहद ही सुपर्ब क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो लिख लोगे आप। प्यारे दोस्तों, देख सकते हो क्वेश्चन नंबर दूसरा, मुद्रा के आय सिद्धांत का वर्णन करें। ये प्रश्न भी लाजवाब है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर तीसरा आपका, मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति के नियंत्रण एवं विभिन्न तरीकों को बतलाए। ठीक है, तो मुद्रास्फीति क्या है। मुद्रास्फीति का मतलब है बाजार में वस्तुओं और सेवाओं की कीमतों में लगातार वृद्धि से होता है। ठीक है, मुद्रास्फीति स्थिति में मुद्रा की कीमत कम हो जाती है, क्योंकि उपभोक्ताओं को बाजार में वस्तुएं खरीदने के लिए अधिक कीमत चुकानी पड़ती है। समझ रहे हो ना। मान के चलो कि मार्केट में बहुत सारे पैसे हो जाए, तो वस्तु की कीमतें क्या होंगी, बढ़ जाएंगी। जिस प्रकार मार्केट में बहुत सारे पैसे हो जाए, उसी प्रकार वस्तु में भी काफ़ी ज़्यादा उत्पादन किया जाए, तो फिर महंगाई काफ़ी ज़्यादा घट जाएंगी। परंतु अभी क्या हो रहा है कि मार्केट में रुपए काफ़ी ज़्यादा हो गए, परंतु वस्तु का उत्पादन पहले 5 हो रहा था, अभी 5 ही हो रहा है, तो ऑटोमेटिक है वस्तु की महंगाई तो बढ़ेगी ही। इसे ही हम लोग मुद्रास्फीति कर सकते हैं। ये सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है, लॉजिकल बात है, आप समझ सकते हो। ठीक है। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए, केन्स के महत्व के प्रभावपूर्ण मांग की विवेचना करें। केन्स के प्रभावपूर्ण मांग की विवेचना करें। ठीक है, जॉन मेनार्ड केन्स, जी हाँ दोस्तों, जॉन मेनार्ड केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत का प्रतिपादन अपनी प्रसिद्ध पुस्तक जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट में करी थी। जब आपसे पूछ दिया जाए केन्स ने कि कौन सी पुस्तक लिखी थी, जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट के दौरान किया था। केन्स के अनुसार मंदी या अवसाद की स्थिति में बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग या समग्र व्यय की कमी के कारण होती है। ठीक है, मंदी या अवसाद की स्थिति, बेरोजगारी यानी कि मंदी जब होती है, आपने सुना होगा अभी मंदी चल रहा है, बात में कोई आदमी बोल देगा मंदी चल रहा है, तो मंदी क्यों चलता है, मंदी की स्थिति कब आती है, जब बेरोजगारी अर्थव्यवस्था में समग्र व्यय की कमी के कारण हो जाती है। ठीक है, ये बात को और भी हम लोग विस्तार से समझेंगे। फिलहाल आप क्वेश्चन लिखते चलो। क्वेश्चन नंबर 5वां आप देख सकते हो, विनियोग फलन के निर्धारण में पूंजी की सीमांत उत्पादकता एवं सूद के भूमिका का वर्णन करें। क्वेश्चन नंबर 6 आपका देख सकते हैं यहाँ पर, IBRD के प्रमुख उद्देश्यों एवं कार्यों की विवेचना करें। ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7वां, शाख नियंत्रण के परिणात्मक विधियों का विवेचन करें। क्वेश्चन नंबर 8वां, आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका का विवेचन करें। ठीक है, ओके, तो ये आर्थिक विकास में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की भूमिका का क्या विवेचन है, भूमिका है, इसका विवेचन करना है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के बिना देश सिर्फ अपनी खुद की सीमा के भीतर उत्पादित माल और सेवाओं तक ही सीमित रह जाएंगे। मान के चलो कि हम लोग इंटरनेशनल से हमारा कोई रिलेशन नहीं रहता, तो क्या अभी आप गूगल को जान पाते, क्या अभी आप यूट्यूब को जान पाते, बिल्कुल नहीं जान पाते। इसलिए इंटरनेशनल रिलेशन काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है किसी भी नेशन के लिए, किसी भी राष्ट्र के लिए। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय व्यापार सिद्धांत रूप में घरेलू व्यापार से भिन्न नहीं है, क्योंकि एक व्यापार में शामिल पक्षों की अभिप्रेरणा और व्यवहार मौलिक रूप से बदलता नहीं, भले ही व्यापार सीमा पार का हो या नहीं। मान के चलो अभी हमारे पड़ोसी राष्ट्र पाकिस्तान, यदि वो हमारे साथ सही रिलेशनशिप बना के रखते तो वो भी आगे बढ़ते और हम भी आगे बढ़ सकते थे। जैसे अभी अमेरिका की बात कर ले, अमेरिका हमारे भारत के ऊपर कहा जाए तो काफ़ी ज़्यादा आश्रित है। बगल में हमारा चीन है, चीन हमारे भारत से 80% जो है वो सामान, मतलब मार्केट में सामान दे रहे हैं। अभी हम अपने घर में कंघी भी यूज़ कर रहे हैं, चाइना का ही करते हैं। मोबाइल का कोई भी पार्ट यूज़ करते हैं, चाइना का ही करते हैं। तो प्यारे दोस्तों, चाइना आर्थिक रूप से हम पर आश्रित है, तो हम भी उन्हें किसी न किसी तरीके से हम भी उस पर आश्रित हैं। तो ये बात आपको मानना चाहिए कि कोई भी नेशन इंटरनेशनल पे आधारित तो होना लाजमी सी बात है। इसके बारे में और भी हम लोग विस्तार से समझेंगे, टाइम भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका है। क्वेश्चन नंबर 9, ओहलिन के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के सिद्धांत की व्याख्या करें। क्वेश्चन नंबर 10वां, किन्हीं 2 पर संक्षिप्त टिप्पणियां लिखना है। गुणक, व्यावसायिक बैंक के कार्य, व्यापार संतुलन तथा मौद्रिक। पहले दोस्तों, इन सभी प्रश्नों का उत्तर जो है काफ़ी सरल और आसान शब्दों में तैयार कर लिए गए। उम्मीद करता हूँ आपने इन सभी प्रश्नों को लिख लिया होगा अपनी कॉपी में। अब बात करते हैं इन प्रश्नों का उत्तर आपको मिलेगा कहाँ। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आप में से कई सारे छात्र जो है व्हाट्सअप चलाते होंगे, टेलीग्राम चलाते होंगे। ठीक है, तो मैं व्हाट्सअप और टेलीग्राम के माध्यम से ही आप और यूट्यूब के माध्यम से
मैं इन प्रश्नों का उत्तर देने का काम करता हूँ। सबसे पहले यूट्यूब की जब यहाँ पर बात आती है तो यूट्यूब पे जो है आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर तो मिलेंगे ही, साथ में एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा। ठीक है, आपको इन प्रश्नों के उत्तर तो मिलेंगे ही, साथ में इन सभी प्रश्नों का एक्सप्लेनेशन भी मिलेंगे इकोनॉमिक्स के प्रोफेसर के द्वारा। इसके बाद प्यारे दोस्तों यहाँ पर दूसरा बात कर ले तो टेलीग्राम में इन सभी प्रश्नों का उत्तर का PDF आपको मिलेगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, यदि आप यूट्यूब से नहीं पाना चाहते इन प्रश्नों का उत्तर तो टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, वहाँ से आप PDF डाउनलोड कर लेना। आप में से कुछ छात्र छात्राएं ऐसे भी हैं जो कि टेलीग्राम यूज़ नहीं करते, उन्हें घबराने की बात नहीं है दोस्तों। आपको क्या करना है, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप को भी हो सके तो ज्वाइन कर लेना है। व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करके आपको एडमिन को फाइनली मैसेज करना है। एडमिन को मैसेज करते ही आपको बोलना है मेरे को पार्ट 1 इकोनॉमिक्स के ऑनर्स पेपर का जो है क्वेश्चन का नोट्स का PDF चाहिए। आप एडमिन को मैसेज करोगे, वो आपको पलक झपकते ही सारे PDF सेंड कर देंगे। ठीक है, और ये सारे प्रक्रिया जो है बिल्कुल निःशुल्क होने वाली है, 1 भी रुपये आपके नहीं खर्च होंगे। बदले में एक सब्सक्राइब कर देना, शेयर कर देना और बाकी क्या चाहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।